बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 30 है हमारा ज्योग्राफी का। इसमें हम नॉर्थ अफ्रीका को पढ़ेंगे। इसका पार्ट सी है। इजिप्ट इसमें इंक्लूड होगा। सूडान से ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। ये हमारा इजिप्ट है और बहुत फेमस है क्योंकि अपने पिरामिड्स की वजह से, अपने कल्चर की वजह से, अपनी हिस्ट्री की वजह से, और ये अपनी लोकेशन की वजह से। देखें, दो समंदर सी हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। मेडिटेरेनियन सी, नीचे रेड सी है, ठीक है। ऊपर देखिए बिल्कुल यूरोप है, अफ्रीका और एशिया, उन सब के दरमियान में ये है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कोशिश की कि लेक्चर को कम से कम लेंथ हो, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यूज इधर से आते हैं, तो किसी हद तक ये लेंथ ही होगा। फिरौन यहाँ के अपनी आप में एक बहुत फेमस रहे हैं। इसके देखिए जी, यहाँ इसका कैपिटल कायरो है और दरिया नील पर। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया यहाँ पर सिटी भी है, पोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देखें कि इसकी जो मेन लैंड है वो अफ्रीका में है, लेकिन एक इसका ये वाला जो हिस्सा है ये एशिया में शामिल होता है, जिसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। ऊपर मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर इसको, इस जमीन को जहाँ पर मेरी अभी, यहाँ पर इसको खुदाई की गई, इसको खुदाई करके ये इस रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर दिया गया। इसको सुइस कैनाल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गजा की पट्टी, इसराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब सब इसके साथ लगते हैं। इधर से देखें जी, इसके इस तरफ से लीबिया और सूडान, यहाँ पर कंट्रीज के नेबरिंग कंट्रीज हैं। इसको गिफ्ट ऑफ नील कहते हैं क्योंकि नील है यहाँ पर, दरिया नील है और मेजर रिवर है यहाँ पूरे अफ्रीका का। और सबसे मेजर जो लैंग्वेज है इनकी अरेबिक है। सिनाई पेनिनसुला के बारे में अभी जिस तरह मैंने बताया, तो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है ये। ओवरऑल ज़मीन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी आबादी तकरीबन 6 लाख आबादी है। लेकिन यहाँ पर गजा की स्ट्रिप, गजा की पट्टी, जिस तरह के आजकल इश्यूज चल रहे हैं, तो सिनाई पेनिनसुला के साथ है। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे इसके ताल्लुक के साथ जब इसराइल को पढ़ेंगे। तो फिर हम इनके फ़लस्तीन, इसराइल, फिर ताल्लुक देखेंगे इजिप्ट का, किस तरह जंगें होती रही हैं, क्योंकि अब लेक्चर वैसे लेंथी हो गए। जॉर्डन, सऊदी अरब एटसेट्रा यहाँ पर मिलती हैं। शर्मुल शेख एक रिजॉर्ट है यहीं पर, शेखों की रिजॉर्ट। तो शर्म वाली वैसे रिजॉर्ट में चीज़ तो नहीं होती, लेकिन शर्मुल शेख रिजॉर्ट पारल सिनाई पेनिनसुला में है। सिनाई पेनिनसुला के तरह नीचे देखें रेड सी होता है, लेकिन यहाँ पर इसके दो बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज, गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ सुइज। ये तो याद रखिएगा आप। तो सुइज कैनाल की निस्बत से गल्फ ऑफ सुइज, और यहाँ पर एक अकाबा पोर्ट है, जॉर्डन की अकाबा सिटी है, तो उसकी मुनासबत से गल्फ ऑफ अकाबा इसको कहते हैं। ये वो रिजॉर्ट है शर्मुल शेख रिजॉर्ट, जहाँ पर मतलब एक विजिटिंग पॉइंट है। ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं जी इजिप्ट की। इजिप्ट की हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे 1800 बीसी से। 1800 बीसी यानी कि आज से तकरीबन 3500 साल पहले। ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत पहले की है, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये वो नबी थे जिन्होंने इजिप्ट को विजिट किया था। ये इनफैक्ट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने हिजरत की। तो ये वैसे हिजरत इन्होंने पहली मरतबा हिजरत इजिप्ट में तो नहीं की, फ़लस्तीन की तरफ की। बहरहाल ये पहले नबी है। इनकी हम डिटेल अंबिया इस्लाम की इस्लामियात के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन बस ये क्योंकि हिस्ट्री चल रही थी और बहुत कदीम हिस्ट्री है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। 200 साल के बाद, यानी कि जो बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, तो ये हमारे करीब है। 1600 बीसी ज़्यादा करीब है 1800 बीसी से। 200 साल के बाद ये वो वक्त था जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई यहाँ पर, इनकी एक पावर थी इजिप्ट में, तो ये रहा करते थे यहाँ पर 1600 बीसी में। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था, सेसोट्रिस फेरोआ था, सेसोट्रिस वन। अब याद रखिएगा, जब फेरोआ की बात होती है ना, फिरौन की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी ने खुदाई का दावा किया। फेरोआ वहाँ के बादशाह को कहते थे। किस बार कहीं किंग कहा जाता है, कहीं एम्परर कहा जाता है, कहीं सुल्तान कहा जाता है, कहीं अमीर कहा जाता है, कहीं खलीफा कहा जाता है। तो इसी तरह इजिप्ट में उन बादशाहों को, खलीफा को
फेरोआ कहते थे। तो इस सेसोट्रिस वन ने ही फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को। 1279 BC, यानी कि उससे तकरीबन 350 साल के बाद ये वक्त था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। और इनके अगेंस्ट था फेरोआ रेमेसिस सेकंड। ये वो ही था कि जिसके महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पले बड़े भी थे। और इन्हीं के खिलाफ फिर इनकलाब लेकर आए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और जब आवाज़ उठाई तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ा अपनी फ़ौज के साथ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस दरिया में, जिस सॉरी समंदर के अंदर कदम रख दिया अल्लाह के भरोसे, वो था रेड सी, यानी कि बहीरा अहमर। और रेमेसेस सेकंड की जितनी भी आर्मी थी और वो उसके अंदर डूब के ख़त्म हो गए। इसकी बॉडी को, रेमसेस सेकंड की जो बॉडी को दरियाफ्त किया गया समंदर से, तो बहुत अरसे बाद ये एक्सट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन 1881 में हमें पता लगा कि अच्छा ये रेमसेस सेकंड है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने वाला। ये वाहिद बॉडी है रेमसेस वन की, मम्मी है 1974 में, जिसका पहली मर्तबा वीज़ा बना फ्रांस ले जाने के लिए, इजिप्ट टू फ्रांस। तो क्योंकि इसकी बॉडी ख़राब हो रही थी, तो फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ लेके जाया गया कि जनाब इसकी कुछ ट्रीटमेंट करें एट्सेट्रा। और कारून, जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स गर्दाना जाता है, जिसको क्रोसस कहते हैं इंग्लिश में, ये भी इसी दौर की बात है। ये है जी रामेसेस सेकंड। इसके बाल, इसकी जिल्द काफी हद तक बेहतर है। आगे चलते हैं 332 BC। और ये वो वक्त है जब एकमेनिड एम्परर, यानी पर्शिया की एकमेनिड डायनेस्टी थी पर्शिया की। तो ये यहाँ पे काबज काबज थी, और डेरियस थर्ड का दौर था, जब 332 BC में अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने इजिप्ट को फतह किया, इजिप्ट पे कब्जा कर लिया, क्योंकि वो पूरी दुनिया कब्जा करना चाहता था। तो ये अलेक्जेंडर दी ग्रेट, तो 7 से 8 साल के बाद इसकी डेथ हो गई इंडिया में आने की वजह से। और पीछे ग्रीक ने टोलोमिक डायनेस्टी बना ली और इजिप्ट पे हुक्मरानी करने लगे। टोलोमिक डायनेस्टी इजिप्ट पर रूल करने लगे। इसके आप पॉज करके वीडियो को वैसे देख लें। मैं ये मैप्स इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इस सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि ये अकेमिड डायनेस्टी जो है, इसका रूल कितना बड़ा था, कितने बड़े एरिया पे काबिज थी। ठीक है, यहाँ से देखें। यहाँ ये अरेबियन अरेबियन कंट्रीज के अलावा जितने भी थे, सेंट्रल एशिया के, फिर यहाँ पे मिडल ईस्ट और यूरोप के कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका का ये कॉर्नर, ये इसकी सिविलाइजेशन थी, कल्चर। फिर जब अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने, तो देखें जब कब्जा शुरू किया, तो ये मैसिडोनिया से स्टार्ट हुआ, एशिया माइनर, यहाँ पे इजिप्ट, ट्यूनिशिया के एरियाज, फिर ये मिडल ईस्ट, इंडिया तक ये पहुंच गया। ये पाकिस्तान का एरिया है। और आई होप कि ये जो रिवर बना हुआ है ये वाला, ये इंडस रिवर है। टोलेमिक एम्परर, उसका ये एरिया है, इतना बड़ा तो नहीं लेकिन खैर ये इन्हीं के दौर में, टोलेमिक डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, इन्हीं के दौर में लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया बनाया गया, अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। ठीक है, ये एक तरह का टॉवर है जहां पे टॉप पे चढ़कर निगरानी की जाती थी कि कोई दूर से फौज हमलावर तो नहीं हो रही, दुश्मन तो नहीं आ रहा, एक्सेट्रा। इसको 7 ओल्ड वंडर्स में शामिल किया जाता है। अलेक्जेंड्रिया पीछे क्या है मैंने बता दिया, सिटी और हार्बर है। 330 फीट ये जो बिल्डिंग है, 330 फीट बुलंद है। और 280 BC में इसको टोलेमी सॉटर वन के दौर में बनाया गया था अंदाजन। ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यही है कि लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर है जी, इजिप्ट में। आप हाइट भी इसकी याद करें। अच्छा, ये 7 ओल्ड वंडर्स में शामिल है, इजिप्ट के दो, यानी कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा और लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, दोनों ये ओल्ड वंडर्स में शामिल हैं। इसके अलावा आप यहाँ बेबीलोन के देख लें, हैंगिंग गार्डन है टर्की का, टेम्पल ऑफ आर्थेनिस, और यहाँ मौजूलियम एट हेलिकार्नेसस। फिर ग्रीस का देखें, कोलोसस रॉड्स और स्टैच्यू ऑफ जियस जो ग्रीस के हैं। तो ये आप पास करके स्क्रीनशॉट ले लें और 7 वंडर्स को देख लीजिएगा। टोलेमिक डायनेस्टी का जब अभी मैंने जिक्र किया, उसकी वजह थी कि पीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कैलियोपेट्रा कहाँ की क्वीन थी, तो इजिप्ट की थी ये। और ये 51 से 30 BC, यानी कि टोलेमिक डायनेस्टी की किंगडम की लास्ट एक्टिव रूलर थी।
इजिप्ट ने। कैलियोपेट्रा। कैलियोपेट्रा के बाद, क्यों कैलियोपेट्रा लास्ट थी, क्योंकि 30 BC में रोमन एम्पायर ने इस पर कब्जा कर लिया, और फिर उसके बाद रोमन एम्पायर ने बहुत अरसा, यानी कि तकरीबन 350 साल हुकूमत की रोमन एम्पायर पर। और आफ्टर देन 390 AD बेजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, ने रोमन एम्पायर को ओवरकम कर लिया और इजिप्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। अभी ये एक एमसीक्यूज आया था 2022 तहसील नायब तहसीलदार में कि एंशियंट पीरियड हिस्ट्री का है, ये कब एंड होता है, तो ये एंड होता है 476 AD में। याद रखें, अगर हम अपने आज के वक्त के हिसाब से देखें तो 476 AD पहले है और 30 BC ये बाद में है। ये रोमन एम्पायर थी, इसका देखिए कितना बड़ा एरिया था, ब्रिटेन और यूरोप, बिल्कुल लोअर यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका, सेंट, ये एशिया का ये वाला तमाम हिस्सा रोमन एम्पायर के पास था। ये उस तरह की सिविलाइजेशन की एक तस्वीर है। फिर बेजेंटाइन एम्पायर, और ये भी बिल्कुल समंदर के साथ साथ, इससे जितना हो सका उसने रोमन एम्पायर का इलाका अपने अंडर ले लिया। आप एक और करें कि सारा समंदर के किनारे समंदर के साथ साथ है, क्यों, क्योंकि ये इलाके जरखेज भी होते थे और यहाँ पर पानी अवेलेबल होता था, इस वजह से ये ज़्यादातर सिविलाइजेशन समंदर के नज़दीक होती है। ये एक सिटी है जी, हेराक्लियन। हेराक्लियन, और इसके अलावा थॉनिस सिटी है, एक और सिटी, एक और कुछ और सिटीज हैं जो जमीन से डिस्कवर हुए, जमीन से नहीं सॉरी समंदर से 2000, सन 2000 में। ये कहा जाता है कि 8th सेंचुरी BC में यकीनन ये गर्क हुए होंगे या बनाए गए होंगे उस वक्त, उसके बाद ये गर्क हो गए। तो बहरहाल ये सिटीज हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन कभी पूछ लिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा जमीन से मोहनजोदड़ो डिस्कवर हुए, लेकिन इन ये पानी में है क्योंकि पानी के किनारे पर थे और उसके नीचे डूब गए। तो मिस्री बेशुमार नवादरात यहाँ से निकले, स्टैचूज निकले, घर निकले यहाँ से, और सोना वगैरह एक्सेट्रा यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया। 639 BC में हजरत उमर ने अमर बिन आस की क्यादत में ये एक लश्कर भेजा इजिप्ट को, तो ये मुसलमानों के हाथ आ गया इजिप्ट 639 AD। और मुसलमानों ने इधर अल अजहर मॉस्क बनाई, जो कि PPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है। अल अजहर मॉस्क 972 में कंप्लीट हुई, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 1517 या 1250 में ममलूक डायनेस्टी ने इजिप्ट पर और सीरिया पर कब्जा कर लिया। ये हजरत उमर के दौर, ये कहते हैं ना 22 लाख मुरबा किलोमीटर पर कब्जा था हजरत उमर का। तो ये वो तमाम एरिया है, यानी कि पूरा ये वो गौर के तलब बात यह है कि ये पूरा अरब, जहाँ पर ना रोमन्स ने, ना बेजेंटाइन ने, ना अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब्जा किया, ये तमाम एरिया मुसलमानों के पास था। अल अज़हर मॉस्क, ममलूक डायनेस्टी, ये अफ्रीका में ही ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग थी। और ये उनकी एक कल्चर है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ऐसा इजिप्ट के तो नहीं थे, लेकिन ये इजिप्ट पर इनका कब्जा रहा है। अयूबी डायनेस्टी याद रखी इन्होंने, और दमिश्क में ही ये मदफन है, लेकिन ये इजिप्ट और सीरिया के सुल्तान थे। 1137 में इराक में पैदा हुए, 1193 में रहते। 1517 में ऑटोमन एम्पायर ने इजिप्ट पे कब्जा कर लिया 1517 में, और 1805 में एक मोहम्मद अली डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई इजिप्ट और सूडान में। आफ्टर देन 1882 में ब्रिटिश यहाँ पर आ गए। 1882 में अब ब्रिटिश आ तो गए, उन्होंने कब्जा तो कर लिया, लेकिन ये मोहम्मद अली डायनेस्टी कायम रही। ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह अक्सर ये जो 19th सेंचुरी का स्टार्ट था 1800 कुछ में ही ब्रिटिश ने इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन मुगल बादशाह फिर भी सलामत थी। तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद ब्रिटिश ने बाकायदा कब्जा किया। तो इसका मतलब 1882 में ब्रिटिश ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन मोहम्मद अली डायनेस्टी कायम थी। 1922 में इजिप्शियंस ने कहा कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश ने 1956 में अपने ट्रूप्स को वहां से निकाला। ये देखें ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर का बहुत बड़ा कब्जा था। देखें ऑटोमन एम्पायर ने पूरे अरेबियन पेनिसुला पे कब्जा नहीं किया, सिर्फ हिजाज मुकद्दस पे कब्जा किया, आपको भाई किया। और समंदर के साथ रेड सी के इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज थे, मेडिटेरेनियन सी के जितने इर्द गिर्द कंट्रीज थे, सब
को ऑक्युपाई किया, इंक्लूड किया, हम यूं कहेंगे। ये मोहम्मद अली डायनेस्टी इतनी पावरफुल नहीं थी, बहरहाल ये इसका भी कब्जा रहा। तो मोहम्मद डायनेस्टी की ये एक झलक है कि किस तरह वो अंग्रेजों के साथ पार्टीशन कोलैबोरेशन करते थे। मोहम्मद अली डायनेस्टी का एक बादशाह था किंग फारूक 1936 में। ठीक है, ये बादशाह बन गया। और ये क्वेश्चन आया था, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ किंगडम ऑफ इजिप्ट। किंगडम ऑफ इजिप्ट का लास्ट किंग कौन था? तो वो किंग फारूक था। ही वाज द 10th रूलर ऑफ मोहम्मद अली डायनेस्टी। मोहम्मद अली डायनेस्टी का 10th था, लास्ट था कह सकते हैं। उसके बाद हुआ क्या 1936 और वो में तो ये किंग बना 1952 में, जब मोहम्मद अली ये जो किंग फारूक बादशाह था, तो मोहम्मद नजीब और जमाल अब्दुल नासिर ने यहाँ पे रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी कि जी हम इस डायनेस्टी को नहीं मानते, तो किंग फारूक से उसका तख्त उसका छीन लिया गया। तो इस तरह ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हो गया। आफ्टर देन ये जो मोहम्मद नजीब थे और जमाल अब्दुल नासिर ये प्रेसिडेंट्स बन गए। जो मोहम्मद नजीब थे 1952 में प्रेसिडेंट बन गए फर्स्ट, और उसके बाद 1954 में 2 साल के बाद जमाल अब्दुल नासिर, ये दोनों रेवोल्यूशनरीज थे, तो इन्होंने ये सेकंड प्रेसिडेंट बन गए। जमाल अब्दुल नासिर ने 16 साल हुकूमत की इजिप्ट पर, और ये बहुत फेमस थे। ये जिस तरह हमारे भुट्टू मशहूर हैं, इस तरह जमाल अब्दुल नासिर, इन्होंने ब्रिटिश की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करते थे। तो इनके कहते कहा जाता है कि 50,000 लोग इनके जनाजे में थे। ये जमाल अब्दुल नासिर। अच्छा, इन्होंने बहुत सारे काम किए इजिप्ट में, उसमें जैसे एक सुइस कैनाल थी यहाँ पर जो बनाई गई थी, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया, मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है। ये ब्रिटिश ने बनवाई थी 1859 से 69 तक अपनी तिजारत के लिए, ट्रेड के लिए। ठीक है, इसकी लेंथ है 193 किलोमीटर, जैसे यूएनओ के मेंबर्स भी 193 हैं। तो 1869 में ब्रिटिश ने इसको बनाया। अब ब्रिटिश यहाँ से चले तो गए 1850s में, लेकिन उन्होंने इस सुइस कैनाल को अपने पास रखा। 1956 में जमाल अब्दुल नासिर ने सुइस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब ये था, वो कहते थे कि यहाँ से जो भी ट्रेड होगी हमें टैक्स दो, हम गरीब हैं। जब ब्रिटिश अच्छा, फिर ऐसा भी हुआ कि इस पर हमला कर दिया गया यूएस ने, और ये सारे मिलकर हमला कर दिया। तो जमाल अब्दुल नासिर ने जो है ना इनके, जब इनको एक्सेप्ट नहीं किया जमाल अब्दुल नासिर ने, फिर इन पर बमबारी की, इनके कैंपस पर बमबारी की, फिर सुलह सफाई हुई, फिर नेशनलाइज हो गया एक्सेट्रा। सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस को खुद देखें कि यहाँ से ब्रिटिश जो है पहले ये एक तिजारत करते थे, यहाँ पर ब्रिटेन है, तो ये लेंथी एरिया जो है 11,170 मील का, किलोमीटर नहीं मील का एरिया, सुइस कैनाल के बनने की वजह से यहाँ जिब्राल्टर स्ट्रेट से गुजरते हुए मेडिटेरेनियन और फिर सुइस कैनाल से होते हुए ये यहाँ पर एशिया में तिजारत करने आते थे। सिर्फ 6,500 मील का डिस्टेंस रह गया था, 5 से 6 हज़ार का डिस्टेंस कम हुआ। जमाल अब्दुल नासिर ने असवान डैम बनाया यहाँ पर, रिवर नील पर, 1960 से स्टार्ट हुआ 1970 तक। और क्या एक वक्त था कि दुनिया का लार्जेस्ट डैम था। अभी चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम वो लार्जेस्ट है। जमाल अब्दुल नासिर के बाद अनवर सादात थर्ड प्रेसिडेंट बने 1970 से 1981 तक। 1981 में इनको कत्ल कर दिया गया। क्यों कत्ल किया गया? 1978 में इनको नोबेल प्राइज मिला। वजह क्या थी कि एक जंग जो छिड़ी हुई थी इसराइल के साथ, फलस्तीन और इसराइल की, तो इन्होंने कहा कि सुलह सफाई करेंगे। इनके आपस में जंग थी, तो उन्होंने जंग बंदी की। मैनचेम मीनाचेम बैगिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने जंग बंदी की, तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला 1978 में। और ये फर्स्ट मुस्लिम थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। इसके बाद मुसलमानों की एक सीरीज स्टार्ट हो गई, जबकि इजिप्ट में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जिनको नोबेल प्राइज मिला वो इजिप्ट इजिप्ट है, मुस्लिम कंट्री जिनमें सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज मिला। और तकरीबन टोटल 16 मुसलमान हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला। ओवरऑल ये जो ना यूएसए सबसे ज़्यादा 300+ नोबेल प्राइज हैं। इसने कैंप डेविड अक्कर्ड किया था इसराइली पीएम के साथ 1978 में, इसी की वजह से अनवर सादात को नोबेल प्राइज मिला, और इसी की वजह से को 1981 में कत्ल कर दिया गया। जनरल जियाउर रहमान जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, उनको भी 1981 में कत्ल किया गया। हस्नी मुबारक फोर्थ प्रेसिडेंट थे। हस्नी मुबारक फोर्थ प्रेसिडेंट बन गए 1981 से। ये भी डिक्टेटर थे, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से कोलैबोरेशन की इन्होंने।
ठीक है जी, एयरफोर्स का पार्ट थे 30 साल हुकूमत की। और आपको पता है फिर वो जो अरब स्प्रिंग आई थी, अरब स्प्रिंग में इनको एहतजाज किया गया इनके खिलाफ, फेसबुक रेवोल्यूशन, और इनको डिथ्रोन कर दिया गया। जिस जगह पर, जिस एरिया में जहाँ पर इकट्ठे होकर लोग एहतजाज करते थे, वो है अल तहरीर स्क्वायर, इसको मार्टियर स्क्वायर भी कहा जाता है, कायरो में है, फेमस क्वेश्चन है। इनके बाद मोहम्मद मुर्सी आ गए, फिफ्थ प्रेसिडेंट, ये डेमोक्रेटिक, फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे 2000, लेकिन इनकी हुकूमत को ज़्यादा देर रुकने टिकने नहीं दिया गया, 2012 से 13 में फिर ख़त्म कर दिया गया इनको। आफ्टर देन फिर वही एक फौज की बैकग्राउंड रखने वाले जनरल अब्दुल फताह अल सीसी यहाँ पर हुकूमत करते हैं, सिक्स और करंट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी, और ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। मोहम्मद मुर्सी को उन्होंने रिमूव किया। अच्छा, ये मोहम्मद अल बैरूदी, ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ था पीपीएससी में कि मोहम्मद अल बैरूदी बैरूदी ये कौन है जी, इनको कब नोबेल प्राइज मिला? 2005 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ये फार्मर वाइस प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, 2012 से 13। और क्यों मिला था कि जी न्यूक्लियर एनर्जी के खिलाफ इन्होंने बात की थी कि ये सही नहीं है, सेफ्टी प्रिकॉशंस अटेंड की जाए एक्सेट्रा। जी, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।